So in last class we have done the measures to calculate inequalities. Inequalities calculate करने की बात की थी, in which we have decide the quintile ratio, और एक मैंने बताया था cumulative population and उनका cumulative income, top 10% का income and bottom 10% का income, जो उनके बीच में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा इनइक्वालिटीज उतनी ज्यादा होंगी. फिर मैंने इसके बाद आपको क्विंटाइल रेशियो बताया था, इनकम ऑफ टॉप 20% एंड अपॉन इनकम ऑफ बॉटम 20%. इसी तरीके सिमिलरली होता है डेसाइल इनकम. डेसाइल इनकम में क्या, टॉप 10% का इनकम और बॉटम 10% का इनकम. फिर इसके बाद मैंने बताया था क्वार्टाइल इनकम. क्वार्टाइल इनकम क्या था, टॉप 25% लोगों का इनकम अपॉन बॉटम 25% लोगों का इनकम. और जितना इनमें रेशियो जितना ज्यादा आएगा उतनी ही ज्यादा इनइक्वालिटीज आपको दिखाई देंगी. देन इसके बाद पाल्मा रेशियो. तो पाल्मा रेशियो गैब्रियल पाल्मा ने दिया था, और इसमें क्या बताया था उन्होंने, इसमें उन्होंने बताया था कि इनइक्वालिटीज मिडिल क्लास में बहुत ज्यादा नहीं होती. मिडिल क्लास के लगभग एक्सपेंडिचर और इनकम सेम होती है. सबसे ज्यादा इनइक्वालिटीज कहां देखने को मिलेगी, इन द टॉप मोस्ट क्लास एंड बॉटम क्लास. लेकिन इन्होंने कहा बॉटम हम 10 या 20% नहीं लेंगे, टॉप का हम 10 लेंगे और बॉटम का 40 लेंगे. ठीक है. देन इसके बाद वी हैव डन द लॉरेंस कर्व. लॉरेंस कर्व बताया था. लॉरेंस कर्व में जो 45 डिग्री लाइन थी दैट वाज द एब्सोल्यूट इक्वालिटी लाइन. क्लियर, 45 डिग्री लाइन को ही हम एब्सोल्यूट इक्वालिटी लाइन बोलते हैं. देन इसके बाद हमने उसमें बताया था क्या, जो 80% पॉपुलेशन था और 10% पॉपुलेशन था उसके बीच में हमने एक कर्व बनाया हुआ था. वो पूरा कर्व को आपको अच्छे से देखना है तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं. कोई भी डाउट हो तो आप दिए हुए नंबर पर मैसेज या कमेंट में पूछ सकते हैं. क्लियर, हाँ. देन इसके बाद आफ्टर लॉरेंस कर्व वी हैव डन द गिनी कोएफिशिएंट. अच्छा, लॉरेंस कर्व जो मैंने आपको बताया था, लॉरेंस कर्व ऑन इनकम मैंने बताया था, एंड वी कैन आल्सो ड्रॉ द सेम लॉरेंस कर्व इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर एंड इन टर्म्स ऑफ वेल्थ. ये भी हम बना सकते हैं बाय फॉलोइंग द सेम मेथड. देन गिनी कोएफिशिएंट क्या था, गिनी कोएफिशिएंट इज बेस्ड ऑन लॉरेंस कर्व. ठीक है, क्या था, गिनी कोएफिशिएंट इज बेस्ड ऑन लॉरेंस कर्व. वो क्या था, एरिया बिटवीन द एब्सोल्यूट इक्वालिटी लाइन एंड लॉरेंस कर्व अपॉन एरिया बिलो 45 डिग्री लाइन. यही तो मैंने बताया था. ये वो एरिया बिलो भी 45 डिग्री हो सकता है, एरिया अबव भी 45 डिग्री हो सकता है. बिकॉज क्या भाई, अगर ये बना हुआ है तो इसके बाद ये वाला एरिया और ये वाला एरिया क्या होंगे, सेम होंगे. दैट्स वाई. और ये बना हुआ तो लॉरेंस कर्व, तो ये एरिया अपॉन टोटल एरिया ये वाला ले सकते हो या फिर ऊपर वाला टोटल एरिया ले सकते हो. दैट्स हाउ वी हैव डन द गिनी कोएफिशिएंट. क्लियर. और गिनी कोएफिशिएंट क्या होगा, जितना ज्यादा गिनी कोएफिशिएंट हाई होगा उतनी ही ज्यादा इनइक्वालिटीज भी होंगी. गिनी कोएफिशिएंट कैन बी 0 और 1, मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1. और जितना ज्यादा हो जाएगा, जितना ये 1 का क्लोज होगा उतनी ज्यादा इनइक्वालिटीज बढ़ेंगी, और जितना 0 के पास होगा इनइक्वालिटीज उतनी कम होंगी. क्लियर. अब इनइक्वालिटीज की बात करें तो यूएसए में इनइक्वालिटीज इंडिया से ज्यादा है. इंडिया में इनइक्वालिटीज है 0.35 और यूएसए में 0.41. क्लियर. ये इनइक्वालिटीज ज्यादा है, बट स्टिल इंडिया इज फेसिंग मोर डिफिकल्टीज रादर देन यूएसए. क्यों, क्योंकि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है. यहां पहले से ही आदमी गरीब है. वहां तो गरीब हम लोग का मिडिल क्लास है भाई. वहां क्या है, वहां पे मिनिमम वेजेस भी क्या है, वहां का जो आपको परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से मैंने आपको क्या बताया था, पर कैपिटा इनकम याद आई, लगभग 70,000 के आसपास थी, और हमारी कितनी है 8-9 हजार. तो क्या है, अगर वहां का गरीब भी गरीब होगा 70,000 से कितने के नीचे आएगा, 20-25 हजार आएगा गरीब होगा तो. और हमारे यहाँ 9,000 वाला गरीब हो गया तो खाना भी मुसीबत हो जाएगी. ठीक है. इसीलिए क्या है, इनइक्वालिटीज इंडिया में ज्यादा परेशान करती है रादर देन यूएसए. देन इसके बाद मैंने कुछ डेटा बताया था. टॉप 1% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया होल्ड्स द 51% इनकम. और ये डेटा कौन देता है, दिस डेटा इज गिवन बाय ऑक्सफैम इंटरनेशनल. क्लियर. और टॉप 10% जो लोग इंडिया में दे होल्ड द 77.4% नेशनल इनकम. और वहीं वर्ल्ड में बात की जाए तो इंडिया में एक और अनदर डेटा देखो है क्या, कि लोगों के पास वेल्थ तो इंडिया में बहुत है, लेकिन हर कोई वेल्थ प्रॉपरली दिखाता नहीं.
वो क्या करते हैं, छुपा के रखते हैं, बिकॉज टैक्सेशन होगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो लोग टैक्स छिपाने की वजह से वेल्थ नहीं दिखाते हैं। और एक हिडन डेटा है जो ऑक्सफैम ने बताया कि इंडिया का जो टॉप 1% पॉपुलेशन है वो 58% ऑफ नेशनल वेल्थ उसके पास है। लेकिन दिखाते 51 हाँ। 58% जो वेल्थ है वो टॉप के 1% लोगों के पास है पूरे इंडिया की। क्लियर। और भाई वर्ल्ड में देखोगे तो विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड टॉप 1% लोगों के पास सिर्फ 50% ही इनकम है। मतलब ये रेशियो देखा जाए तो इंडिया क्या है, बहुत आगे, लगभग 8% का डिफरेंस है। यही मैंने बताया था। अब देखो आप अक्सर सुनते हो कि इंडिया में क्या है, इनइक्वलिटीज बढ़ती जा रही है। इसका मतलब क्या, अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, ऐसा कुछ? डिफरेंस बढ़ रहा है, मतलब ये है कि अमीर तेजी से अमीर हो रहा है, गरीब धीरे धीरे हो रहा है। बेसिकली है क्या, इंडिया में अमीर जो है बहुत तेजी से ग्रोथ करता है। द ग्रोथ रेट ऑफ रिचर इज हायर पेस व्हाइल द ग्रोथ रेट ऑफ पुअरर इज एट लोअर पेस रेट। जिसकी वजह से क्या होता है, इनइक्वलिटीज तो बढ़ती जा रही हैं, बट इनडायरेक्ट वे में देखें तो इंडिया में क्या है, पॉवर्टी कम हो रही है। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं, रिलेटिव पॉवर्टी तो इंडिया में बढ़ रही है। रिलेट करोगे अगर किसी को अपर क्लास से लोअर क्लास को तो क्या है, वो तो बढ़ रही है, बट एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज रिड्यूसिंग। क्लियर, ये मैंने आपको सब बता दिया था। देन द कॉजेज ऑफ इनइक्वलिटीज, नेक्स्ट वन इज कॉजेज ऑफ इनइक्वलिटीज। इसका जो पहला कॉज है वो क्या है, डिफरेंसेस इन ऑनरशिप ऑफ लैंड एंड वेल्थ। लोगों के पास इंडिया में क्या है, लैंड और वेल्थ के मामले में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। किसी के पास 200 बीघा भी है, किसी के पास 2 बीघा भी नहीं है ठीक से। ठीक है, किसी के पास करोड़ों संपत्ति, किसी के पास संपत्ति है। क्लियर, तो ये क्या दिखाता है, ये इनइक्वलिटीज तो दर्शा रहा है, इट शोज द इनइक्वलिटीज। देन अनदर पॉइंट इज इंस्टीट्यूशंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी और इनहेरिटेंस लॉ। अब देखो इंडिया में क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है। लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि अपनी खुद की प्रॉपर्टी हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब जिसके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसके पास क्या है, उसके बेटे के पास वो प्रॉपर्टी क्या जाएगी, डायरेक्टली पहुंच जाएगी ना। दैट मीन्स क्या, इंडिया में इनहेरिटेंस लॉ पे कोई टैक्स तो है नहीं है। वही सीधे है कि पिताजी की डेथ हुई तो सारी जमीन बच्चों के नाम आ जाएगी। दैट मीन्स अगर पिताजी अमीर थे तो बच्चा अपने आप अमीर हो जाएगा। बट वाइल लोअर क्लास में क्या है, गरीब है तो गरीब ही रहेगा। क्लियर, तो इस पे कोई भी टैक्सेशन ना होने के कारण, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ज्यादा होने के कारण लोगों का क्या है, इनइक्वलिटीज यहाँ पे ज्यादा दिखाई देती है। देन इसके बाद थर्ड पॉइंट इज डिफरेंसेस इन एक्सेस टू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अब भैया है क्या, जिसके पास पैसा नहीं है उसका स्कूलिंग कैसी होती है, कहीं सरकारी स्कूलों में पढ़े जाओ या किसी सस्ते स्कूल में पढ़ लो। तो जैसा स्कूल होगा वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर भी वैसा ही होगा, एनवायरनमेंट भी वैसे ही होगा। जो फिर वहां क्या होता है, जो बहुत ज्यादा डेडिकेशन होता है जिसके अंदर पढ़ाई के लिए, वो तो पढ़ पाते हैं, लेकिन बाकी लोग लैग बिहाइंड करते हैं। ठीक, अब भैया देखो गरीब आदमी है तो गरीब आदमी क्या आप उसको निफ्ट में ट्रेनिंग करा सकते हो? निफ्ट की जो एवरेज फीस होगी 4 साल की, तो 4 साल की एवरेज फीस लगभग 7 से 8 लाख रुपए आती है पर ईयर। ठीक है, अगर आपने कहीं मेट्रो टियर 1 सिटीज में ले लिया तो 10 लाख के आसपास है पर ईयर। ये कॉलेज फीस है, इसके बाद फिर हॉस्टल्स वगैरह ये सब तो बहुत महंगा हो जाएगा। बेसिकली आजकल तो बीटेक भी अगर आप ठीक जगह से कर रहे हो तो
10 लाख चाहिए। 10 लाख चाहिए। और फिर इंडिया में आपको पता है एजुकेशन लोन में इंटरेस्ट कितना है? 14%। 14%। इंडिया में अगर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट है वो एजुकेशन लोन पे ही है। कार लोन 8.5 पे हो जाता है, प्रॉपर्टी होम लोन भी ऐसे ही हो जाता है 8-9 पे ही। ठीक है, पर्सनल लोन भी 10-11 पे ही कर देते हैं, बट अगर एजुकेशन लोन लेना हो तो 14% दो जाके, तब आपको पढ़ने के लिए पैसा मिलेगा। समझ रहे हो? ये इंडिया में क्या है, एक कमी है। ठीक है, देन इनहेरिटेड डिफरेंस बिटवीन abilities of इंडिविजुअल्स। देखो है क्या कि हर आदमी की अपनी अलग अलग कैपेसिटी है कि नहीं है? कोई कम काम करना चाहता है, कोई ज्यादा काम कर सकता है, तो उसमें भी लोगों के बीच में अंतर होता है। भाई खूब पढ़ा लिखा आदमी है लेकिन वो काम करना ही नहीं चाहता है, तो क्या है, उसकी मर्जी है। ठीक है, या वो पढ़ ही नहीं पा रहा है किसी कारण से, उसके अंदर वो किताब लेके बैठता है, उसको नहीं समझ में आता है। ठीक है, आपने सुनी होगी डिसलेक्सिया, ये नंबर सुनी, ये सुनी बीमारियां, ये क्या होती है? एफेक्सिया, पढ़ने में कठिनाई होना या रीडिंग में कठिनाई होना, किसी को न्यूमेरिकल एबिलिटी प्रॉब्लम होती है। अब हो सकता है किसी को ना भी हो, बाकी चीजों में समस्याएं हो रही होंगी, तो सबकी अपनी एबिलिटीज हैं, और उन एबिलिटीज में डिफरेंसेस के कारण भी क्या हो रहा है, इनइक्वालिटीज बढ़ रही है। क्लियर? देन एक बड़ा कारण है करप्शन, या कह सकते हैं क्या, लीकेज इन गवर्नमेंट डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। मतलब क्या है, कई बार ऐसा भी बताया गया, अगर सरकार ने 100 रुपए इश्यू किए जनता के लिए वे डेवलपमेंट, तो कहते हैं कि भैया सिर्फ लोगों के पास पता है कितना पहुंचता है, 0.50%, 1 रुपया। इतना करप्शन है इंडिया में कहीं कहीं, तो समझ रहे हो? ये बात कब की, राजीव गांधी के समय की बात है, तभी कहा गया था कि 100 रुपए अगर इश्यू किए जा रहे हैं तो हो सकता है इंडिया के लोगों तक 1 रुपया भी प्रॉपर ना पहुंचे। क्लियर? देन इसके बाद है स्कार्सिटी ऑफ कैपिटल। भैया स्कार्सिटी ऑफ कैपिटल मतलब क्या है? अगर कैपिटल नहीं है आपके पास तो आप मशीन्स नहीं खरीद पाओगे, मशीन्स नहीं खरीद पाओगे तो रिसोर्सेज को यूज कर पाओगे ठीक से? नहीं। और मशीन्स नहीं है तो लेबर्स कहां पे काम करेंगे? कहीं होगा ही नहीं। इसीलिए क्या हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर में डेवलपमेंट बहुत ज्यादा नहीं है, और सर्विस सेक्टर में इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सके। ठीक है, तो हमारे यहाँ मेन फोकस होना चाहिए इंडस्ट्रियल सेक्टर में, बट स्कार्सिटी ऑफ कैपिटल होने की वजह से क्या है, ये सब हो नहीं पा रहा है। नई मशीन्स, फैक्ट्रीज सेटअप नहीं हो पाते हैं, रिसोर्सेज यूज नहीं हो पाते, लेबर पावर फोर्स यूज नहीं हो पाती, तो लोग जबरदस्ती अनएम्प्लॉयमेंट या डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ जाते हैं। जैसे क्या, एग्रीकल्चर में लगे 4 लोग, वो एक आदमी भी कर सकता था लेकिन वहां जबरदस्ती 4 लोग भी लगे। भाई करेगा, करना तो उन्हें भी कुछ ना कुछ काम है। समझ रहे हो ना, ये चीजें बताई थी। देन अब स्कार्सिटी ऑफ कैपिटल है तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट हुआ नहीं, तो सबसे बड़ी चीज क्या हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट। और अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो लोग कैसे होंगे, गरीब। भाई नौकरी नहीं तो पैसा आएगा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो क्या बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी। ठीक है, देन इसके बाद इनएडिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। बेसिकली अगर हम यहां ज्यादा फोकस करें, कहां की बात करें, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके क्या आ जाएंगे, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स। आप देखते हो क्या, कहीं कहीं क्या है कि बहुत कम स्कूल है, और जहां कम स्कूल हो
वहां क्या होता है, बच्चे ओवर पॉपुलेटेड हो जाएंगे। एक क्लास में भाई रेशियो क्या है, 1:35 का एक स्टैंडर्ड रेशियो है। एक क्लास में 35 बच्चे हैं और एक टीचर हो, या कहीं कहीं 30 पे एक होता है, ठीक है। लेकिन क्या है कि अच्छे स्कूल्स और अच्छे टीचर ना होंगे, एक क्लास में हम 50-50, 60-60 बच्चे भी देखे गए। दैट मीन्स क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। क्लियर। और हॉस्पिटल्स की हालत तो आपको पता ही है। अभी क्या हमारे हॉस्पिटल्स के नंबर्स तो बढ़ गए हैं, बट फैसिलिटीज इन द हॉस्पिटल्स आर नॉट सो गुड। क्लियर। अभी भी आप देखते हो जितने बड़े लोग हैं, अगर उनकी सर्जरी होनी है कैंसर वैंसर की, तो कहां जाते हैं, फॉरेन जाते हैं, है ना। ये बात समझ में आया। देन इसके बाद बाकी बचे क्या हुआ, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। सोशल कल्चर मतलब कास्ट, क्लास, रिलीजन, जेंडर, तो ये सब क्या है, दीज आर द सोशल फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनइक्वालिटीज। देन इसके बाद क्या है, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। एग्जाम्पल में कास्ट, क्लास एटसेट्रा, जेंडर आप इसमें डाल सकते हो, ठीक है, रेस डाल सकते हो। ये सारी चीजें क्या है, दे में ऑल्सो क्रिएट द इनइक्वालिटीज। इंडिया में रिलीजन कहते हैं एक बहुत बड़ा रीजन है टू विच इज द हर्डल इन द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में एक बड़ा हर्डल है रिलीजन। ऐसा क्यों, आपको पता है ना महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। अभी तो महिलाओं की स्थिति बहुत 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 अच्छी है, बट एक टाइम था जो उनको अलाउ ही नहीं था कि आप घर से बाहर निकलो। एजुकेशन की परमिशन नहीं थी। आपने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में देखा था कि वुमेन्स का हायर एजुकेशन अच्छा नहीं था, तो उनकी वर्किंग इक्वलिटी भी हम अचीव नहीं कर पाते। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। देन अब ये क्या था, दीज आर द कॉजेज ऑफ इनइक्वालिटीज। आप इसमें अगर अपने मन से भी कुछ चाहो तो ऐड कर सकते हो। क्लियर, बेसिकली ये है, और कुछ और भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही है, ठीक। देन इसके बाद आएंगे मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने क्या किया इनइक्वालिटीज को कम करने के लिए, ये बात समझ में आ गई। कॉजेज ऑफ इनइक्वालिटीज क्या है भाई, लोगों के बीच में लैंड और वेल्थ का डिफरेंस है, वो है। देन प्राइवेट प्रॉपर्टी, जिसके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी पिताजी के पास है तो बच्चे में भी अपने आप आ जाएगी। और प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट इंडिया में बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पे कोई टैक्सेशन नहीं होता है। देन एजुकेशन और ट्रेनिंग में लोगों के साथ डिफरेंस हो जाता है, जिसके पास ज्यादा पैसा है वो अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिनके पास कम पैसा है वो ऐसे ही कहीं भी पढ़ रहे हैं। देखो सरकारी स्कूल्स ऐसा नहीं कि इंडिया में खराब है, बिकॉज सरकारी स्कूल्स में जो टीचर्स जाते हैं, आज की डेट में जो टीचर जा रहे हैं वो बहुत पढ़े लिखे हैं कायदे से देखा जाए तो। अब जो टीचर्स जा रहे हैं आफ्टर 2010 के बाद से लगभग जितने भी टीचर जा रहे होंगे 2004 या 5 के बाद भी मान लो, तो वो बहुत ही बेहतर है, हाईली एजुकेटेड है। उनको भाई पहले स्टेट टेट देना होता है, सी टेट दो या एस टेट दो, देन उसके बाद उनको एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, तो पूरे प्रॉपर नंबर लाने पड़ते हैं। दैट मींस वो स्कूल में पढ़ाने के लिए एलिजिबल होते हैं। टीजीटी या पीजीटी का एग्जाम होता है तो वहां एग्जाम का लेवल आप देखो, आपको पता चलेगा हाँ वहां वही सेलेक्ट हो सकता है जिसको कुछ आता। बट बेसिकली है क्या कि इंडिया में एक माइंडसेट बन गया दैट गवर्नमेंट स्कूल्स आर नॉट सो गुड, वहां पे पढ़ाई नहीं होती है। बट ऐसा है नहीं, बेसिकली है क्या कि एक हमारे प्राइवेट स्कूल का जो क्या बोलते हैं ट्रेंड है कि हम अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में ही डालेंगे। अच्छा, इससे फायदा भी है, गवर्नमेंट को भी टैक्सेस मिलते हैं भाई, हर जगह टैक्सेस तो जा ही रहे हैं, ये तो आपको भी पता है। तो गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा फोर्स नहीं करती, कहते ठीक है चलो कर रहा है गवर्नमेंट स्कूल तो हमारे चल ही रहे हैं। आप अक्सर देखो गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत बहुत अच्छी नहीं मिलेगी भाई। अभी देखो, अभी मेरा एक फ्रेंड है अतुल, उसने क्या, वो जहाँ पर पढ़ाने जाता है जब से वो गया है वहां पे स्कूल्स में एडमिशन्स बढ़ गए हैं। हाँ, इंटर कॉलेज में टीचर है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो अभी क्या हो गया, उसने वहां पे थोड़ा सा माहौल सही किया। अपना सब्जेक्ट तो पढ़ा ही देता है, प्लस साथ में और भी सब्जेक्ट अगर बच्चों के अकॉर्डिंग पढ़ा देगा, तो इससे क्या हो जाएगा, नाउ द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इंप्रूव हो रही है। मैं अपने आसपास भी ऐसे लोगों को जानता हूं जो क्या है
सरकारी स्कूल में पढ़ाने के बाद भी बहुत वेल एजुकेटेड है, और अगर उनको मौका मिलेगा तो वो अच्छा करेंगे, और वो पढ़ा रहे हैं। क्लियर, ये बात समझ में। देन इसके बाद मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट। मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट। तो सबसे पहले क्या हुए, लैंड रिफॉर्म 1948 के आसपास, 1948 के आसपास क्या हुए, लैंड रिफॉर्म्स हुए। और ये मैं आपको सेपरेटली डिस्कस कराऊंगा, ज्योग्राफी मैंने आपको पढ़ाए थे, याद है, सीलिंग एक्ट, टेनेसी एक्ट, वहां भी मैंने आपको ये कराए थे। ज्योग्राफी में जब हम एग्रीकल्चर वाला सेक्शन कर रहे थे तो एग्रीकल्चर में इश्यूज क्या थे वहां मैंने आपको बताया था। ऐसे ही ये लैंड रिफॉर्म्स हमें इकोनॉमी में पढ़ने हैं, और वहां पे मैं इसको सेपरेटली डिस्कस करूंगा। ठीक है, लैंड रिफॉर्म में क्या क्या आया, लाइक सीलिंग एक्ट आया था यहाँ पे। सीलिंग एक्ट में क्या बताया गया था, पर्सन मस्ट हैव अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ लैंड। अगर लैंड की लिमिट एक सेट कर दी गई, उससे ज्यादा अगर आपके पास लैंड है तो वी विल एक्वायर द एक्सेस पार्ट ऑफ योर लैंड एंड डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पर्सन हु डज नॉट हैव लैंड। एग्रीरियंस को दे देंगे जिनके पास जमीनें नहीं है। फिर उसके बाद आया था टेनेसी एक्ट। ठीक है, कि अगर एक सर्टेन ईयर तक किसी ने काम किया आपकी जमीन तो उसकी ऑनरशिप जाएगी, याद आया। ठीक है, तो ये सारी चीजें वहां की गई, और भी चीजें थी वो मैं आपको जब कराऊंगा तो बता दूंगा। देन इसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या है, ढेर सारे पीएसयू सेटअप किए गए। पीएसयू मोस्टली जो पीएसयू सेटअप किए गए थे दे वर एस्टैब्लिश्ड इन अंडर डेवलप्ड एरिया, जिससे क्या हो, लोग जहां पे काम हम नहीं कर रहे वो लोग काम कर सके, एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके। क्लियर। देन इसके बाद आपको याद होगा नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। नेशनलाइजेशन का मतलब क्या है, जब किसी यूनिट को गवर्नमेंट खरीद लेती है तो क्या हो जाएगी, अब नेशन की प्रॉपर्टी हो जाएगी। नाउ दैट इज नेशनलाइजेशन। जब किसी यूनिट को गवर्नमेंट खरीद लेती है दैट इज नेशनलाइज हो जाएगी वो। और गवर्नमेंट के साथ भी ऐसा ही, बैंकों के साथ भी ऐसा हुआ। और गवर्नमेंट ने क्या किया, पहली बार 1969 में 14 बैंकों को एक साथ उन्होंने नेशनलाइज किया था। देन आफ्टर दैट इन 1980 में कुछ बचे हुए 6-7 बैंक थे उनको किया था। अच्छा, आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था? क्लियर। देन इसके बाद सपोर्ट टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एमएसएमई। आजकल इंडिया में एमएसएमई पे सबसे ज्यादा फोकस चल रहा है। क्लियर, एमएसएमई पे सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। बेसिकली अगर आप लास्ट ईयर इकोनॉमिक सर्वे देखें, उससे पहले का इकोनॉमिक सर्वे भी देखेंगे तो गवर्नमेंट हैज मोर फोकस ऑन एमएसएमई। 1949 है वो तो। क्लियर। देन इसके बाद अब देखो, इनइक्वालिटीज को खत्म करने के लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स भी हैं, याद है? मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ चीजें मेंशन की गई हैं जिससे क्या हो, इनइक्वालिटीज कम हो। जैसे क्या है, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, आर्टिकल 15 किसी को अंदर बाहर जाने आने से कोई नहीं रोकेगा। 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अगर इससे भी भला ना हो तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दैट इज रिजर्वेशन। ये सब है ना। देन इसके बाद डीपीएसपी, कुछ एफआर है आपके। देन डीपीएसपी आर्टिकल 39B, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ शुड नॉट बी
allowed. Concentration of resources should not be allowed. तो ये क्या है? These are mentioned under 39 आर्टिकल में, या कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स इनको हम कह सकते हैं. That constitutional also helps in removing the inequalities. Yeah, you can also say that government is also trying to remove inequalities through constitutional measures. Clear? Then इसके बाद अगला क्या है इंडिया में? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन. टैक्सेशन, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन मतलब क्या है? आप जितना ज्यादा कमाएंगे टैक्स भी आपको उतना ज्यादा ही देना पड़ेगा. भाई इंडिया में अगर आप 5 लाख तक कमाते तो कोई टैक्स नहीं जाएगा, लेकिन 5 लाख के ऊपर जाओगे तो 5%, 10 के ऊपर गए तो और ऊपर 10% हो जाएगा, 7 या 8% हो जाएगा. ठीक है, तो देयर आर सेपरेट टैक्सेशन स्लैब्स कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका टैक्स बढ़ता जाएगा. देखो पूरे वर्ल्ड में सभी जगह मोस्टली प्रोग्रेसिव टैक्सेशन ही है, बट इंडिया में इट इज मोर हाई, ज्यादा है. क्लियर? ये बात समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत? देन इसके बाद और क्या किया जाता है? सब्सिडीज एंड वेलफेयर पेमेंट्स. भाई आप सिलेंडर लोगे, सिलेंडर में क्या करेगी सरकार? सब्सिडी देगी. यूरिया लोगे, उसमें क्या करेगी? सब्सिडी देगी. ठीक है, पहले सरकार डायरेक्ट कंपनीज को पे करती थी, बट अभी क्या है? पहले आपसे पे करवाएगी, फिर इसके बाद वो आपको ही वापस कर देगी. इसलिए क्यों डायरेक्ट बेनिफिट सिस्टम जिसको कहा जाता है डीबीएस, ठीक है, वो क्यों किया गया? टू मेंटेन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. भाई सस्टेन क्या करोगे? अगर कोई चीज महंगी मिलेगी तो आप उसको कैसे कंज्यूम करोगे? कम कंज्यूम करोगे ना. वो बात अलग, आपको पैसा आ जाना है, बट एट ए टाइम आपको के पास क्या होना चाहिए? पैसा होना भी तो चाहिए. तो अगर आपका पैसा कम है तो आप उसको कंज्यूम भी तमीज से करोगे या कम करोगे. ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट सिस्टम. देन इसके बाद वेलफेयर पेमेंट्स में आपको याद होगा ओल्ड एज पेंशन स्कीम्स. ठीक है, देन किसान पेंशन स्कीम, या अभी आपको एक किसान करके वो जो हर साल में 3 बार 2-2 हजार करके आता है. ठीक है, पीएम किसान कुछ करके योजना है. क्लियर? तो ये क्या है? दीज आर द प्लान्स. देन इसके बाद और बात करें क्या क्या है? डेवलपमेंट प्रोग्राम. ये साफ कर दूं मैं? नोट कर लिया? इसी में अगला क्या है? डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स. तो डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स की बात करें तो सबसे पहले क्या है? पॉवर्टी एलिविएशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम. ठीक है, सबसे पहला क्या है इसी में? पॉवर्टी एलिविएशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम. देखो इसके लिए क्या गवर्नमेंट ने क्या किया कि लोगों के बीच में पॉवर्टी हटानी है, तो उन्होंने कहा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करना है, तो क्या स्टार्ट किया? मनरेगा इन 2006. ठीक है, ये क्या था? ये किस लिए था? लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले. ठीक है, फिर इसके बाद नेशनल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम. ठीक है, ये सब चीजें क्या है? एम्प्लॉयमेंट ही है. देन इसके बाद लोगों को स्किल्स बढ़ाने की कहा, भैया ऐसा करो आप सिलाई सीख लो. सिलाई सीखने के बाद उससे क्या कर सकते हो? आप उससे अपना एम्प्लॉयमेंट कर सकते हो. आप कोई स्पेशल ट्रेनिंग फर्नीचर बनाना सीख लो. ठीक है, बेसिकली ये सब चीजें ऐड की गई. तो इसको क्या किया गया? इसी में कह सकते हैं स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी क्या चलाया गया? स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम. याद होगा स्किल इंडिया मिशन चला इंडिया में, दैट एवरीवन शुड टेक अ स्किल. फिर भी अगर देखा जाए तो इंडिया में स्किल्ड पॉपुलेशन सिर्फ 2% ही रही है. अभी हो सकता है थोड़ी बहुत बढ़ गई हो, लेकिन इतनी बड़ी पॉपुलेशन सिर्फ 2% ही लोग क्या है? स्किल्ड है.
ठीक है। देन इसके बाद रूरल डेवलपमेंट प्लान। रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम में क्या चलाया गया, याद है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये किस लिए चलाई गई थी? सड़क के बनाने के, बेसिकली क्या है, डेवलपमेंटल पार्ट के लिए। देन अगर इसकी बात करें अर्बन डेवलपमेंट, रूरल के साथ हमें क्या करना है, अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें मैंने आपको बताया था क्या, अमृत योजना याद है? अटल मिशन फॉर रूरल रेजुविनेशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और इसी में एक मैंने आपको बताई थी हृदय योजना। ये जो अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन ऑफ अर्बन एरिया एंड ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें क्या था, ये पहले इसका नाम था जवाहरलाल नेहरू, ये अटल है, हाँ पहले ये अटल था, ये पहले यहाँ जवाहरलाल नेहरू हुआ करता था। हाँ क्लियर, ये बात समझ में आ गया। देन इसके बाद एजुकेशनल प्रोग्राम चलाया गया। अभी एक और अटल है, वो कौन सी है, होगी, हाँ ये यहाँ पे अटल मिशन ऑन रेजुविनेशन ऑफ अर्बन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, अर्बन एरिया ट्रांसफॉर्मेशन, क्लियर। देन इसके बाद एजुकेशनल प्रोग्राम चलाए गए। एजुकेशनल प्रोग्राम में मतलब सर्व शिक्षा अभियान, दैट एवरीवन शुड बी एजुकेटेड, ठीक है। देन इसके बाद हेल्थ प्रोग्राम, हेल्थ प्रोग्राम में क्या है, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, आयुष मंत्रालय सेटअप किया गया है। आयुष मंत्रालय इज सेटअप फॉर द हेल्थ ऑफ हेल्थ कंसर्न्स। हाँ आयुष्मान कार्ड भी उसी से इंस्पायर्ड है, क्लियर। हाँ देन इसके बाद बात करें क्या है, न्यूट्रिशनल प्लान। या न्यूट्रिशन प्रोग्राम, न्यूट्रिशनल प्रोग्राम में क्या है, आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो राशन फ्री में मिलता है, ठीक है। देन इसके बाद आईसीडीएस, बच्चों को मिड डे मील मिलती है स्कूल्स में, प्रॉपर फूड दिया जाता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है। बच्चों को मिड डे मील या भोजन जो दिया जाता है, क्या हो, एक प्रॉपर मील होनी चाहिए जिससे क्या हो, बच्चों का उनका न्यूट्रिशन प्रॉपर हो सके, दे शुड गेट अ प्रॉपर डाइट, क्लियर। सो दिस इज ऑल द डेवलपमेंट, ऑल द मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट। देन इसके बाद आगे भी अभी लिए जा रहे हैं, क्लियर। अभी आपको पता होगा कि अभी उत्तर प्रदेश में पेंशन स्कीम चल रही, बच्चे जो हैं जिनके कोविड में पिताजी माताजी नहीं रहे, जिनके गार्जियन नहीं रहे, उनको क्या है, मंथली 4000 रुपीज आता है, ठीक है। एजुकेशन के लिए उनको खर्चा दिया जाना है, ये क्या है, दीज आर द स्कीम्स फॉर द डेवलपमेंट। कोई पेज निकाल दिया दोनों, क्या एक अगर पिताजी हैं जो कमा रहे थे तो भी, और दोनों हैं तो भी, इनकम सोर्स ना बचाओ कोई, ठीक है, क्लियर। सो दीज आर द टॉपिक फॉर योर इनइक्वलिटीज। नाउ वी विल डू द अनएम्प्लॉयमेंट, क्लियर। ठीक, नेक्स्ट वन इज अनएम्प्लॉयमेंट। तो क्या आप अनएम्प्लॉयड हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं जो, नहीं, आप अनएम्प्लॉयड नहीं है, हाँ, क्या आपका सोर्स नहीं है, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जॉब। जब आप उस एबल हो जाएंगे, तो काबिल हो जाएंगे, सर्टेन लिमिट होगी ना, सर्टेन एज, सर्टेन काबिलियत भी तो होनी चाहिए। काबिल होने के बावजूद में नौकरी मिली। अगर इंसान अपनी काबिलियत, जैसे क्या है कि मैंने मान लो इंजीनियरिंग की और मेरे साथ वाले इंजीनियर 40,000 की जॉब कर रहे हैं,
और मैं भी जॉब लेने जाऊं और मैं कहूं कि नहीं मुझे 1 लाख चाहिए, उसकी वजह से मुझे जॉब नहीं मिल रही, तो क्या है, ये अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। बिकॉज अगर बाकी 40,000 पे कर रहे हैं तो मुझे भी 40,000 पे करना होगा। तो जो वेजेस चल रहे हैं उसी वेजेस पे ही मुझे भी काम करने को रेडी होना पड़ेगा। और फिर अगर मुझे जॉब नहीं मिलती है, दैट विल बी अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इट इज अ सिचुएशन इन विच अ पर्सन इज विलिंग टू वर्क एट प्रिवेलिंग वेज रेट बट इज अनेबल टू फाइंड अ जॉब, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बेसिकली क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट में हर कोई अपनी इच्छा से जॉब नौकरी नहीं करना चाह रहा है। तो खूब पढ़ा लिखा है, घर पे है, तो क्या एम्प्लॉयमेंट है या अनएम्प्लॉयमेंट है? ये भाई वो अपनी मर्जी से नहीं करना चाह रहा है, वो खूब पढ़ा लिखा था, सब कुछ मर्जी से, उसके और सोर्सेज है, दैट मीन्स ही इज नॉट अनएम्प्लॉयड। उसको अनएम्प्लॉयड में नहीं रहे। सबसे पहली चीज क्या कि उसके अंदर काम करने की इच्छा होनी चाहिए, और तब अगर किसी को काम नहीं मिलता देन ही विल बी कंसीडर्ड अनएम्प्लॉयड। और क्या, और एक कंडीशन क्या है, वर्किंग फोर्स लेबर की बात करें, और ये जो अनएम्प्लॉयमेंट काउंट किया जाता है, इट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ वर्किंग फोर्स लेबर। वर्किंग फोर्स समझते हो, दैट मीन्स 15 साल से कम का ना हो और 60 साल से ज्यादा का ना हो। एज लिमिट क्या होनी चाहिए, 15 से 60 के बीच का होना चाहिए। इससे नीचे वाले और इससे ऊपर वालों को जोड़ा नहीं जाएगा। हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट। आप कहते हो 4 साल का बच्चा वो भी अनएम्प्लॉयड है, या 80 साल का आदमी वो भी एम्प्लॉयड, तो उनको भाई काम करने की काबिलियत भी तो होनी चाहिए। भाई 80 साल में आपका शरीर काम नहीं करेगा और 12-13 साल में आपने उतनी काबिलियत नहीं होगी। ये बात तो समझ में आ रही है, यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है, तो लिख लो, इट इज अ सिचुएशन इन विच it is a situation in which a person who is willing to work at prevailing wage rate, ठीक है, बट फाइंड डिफिकल्टीज, बट फेस डिफिकल्टीज टू फाइंड अ जॉब। क्लियर? तो अभी आप अनएम्प्लॉयड नहीं, क्योंकि आप अभी पढ़ रहे हैं, आप एबिलिटी क्या कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं। जब आप में एबिलिटी आ जाए और फिर उसके बाद आपको जॉब ना मिले तो वो अनएम्प्लॉयड होगा। क्लियर? ये बात समझ। और अनएम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड किसके टर्म में एक्सप्रेस किए जाते हैं? एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर एक्सप्रेस्ड in terms of labor force, labor force, ठीक है, not in terms of population। ऐसा नहीं कि इंडिया में जितनी पॉपुलेशन है वो एम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड होगी। दैट इज, इसका मतलब क्या है, ए पर्सन, लेबर फोर्स इंक्लूड क्या करेगी, लेबर फोर्स इंक्लूड्स age should be more than 5 years, 15 to 59 years। क्या होना चाहिए? 15 से 59 साल के बीच में होना चाहिए। That means he age should be of 15 to 59 years, that is working age group। क्या होना चाहिए? वो वर्किंग एज ग्रुप का ही होना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए? एंड मस्ट बी एबल एंड विलिंग टू वर्क। पहली बात तो क्या चाहिए, वो काम करने के लायक होना चाहिए।
और उसमें काम करने की इच्छा भी होना चाहिए, तभी उसको हम क्या कहेंगे, अनएम्प्लॉयड या एम्प्लॉयड कहेंगे। अगर काम करने का इच्छुक है और वो लायक भी और उसको जॉब मिल जाती है प्रिवेलिंग रेट पे, तो क्या होगा, वो एम्प्लॉयड हो जाएगा। और काम करने का इच्छुक है, एबल भी है, बट उसको जॉब नहीं मिलती है उसके लेवल की, वो क्या है, अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, ठीक है। तो देखो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए निकाला जाता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। क्या है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, LFPR। ठीक, तो LFPR निकालने के लिए क्या जाता है, इसके लिए निकाली जाती है लेबर फोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन इंटू 100। क्लियर, लेबर फोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन इंटू 100, दैट इज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। क्लियर, ठीक है, ये हो गया। अब ये जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो इंडिया में कौन काउंट करता है, इंडिया में मेजर करता है एनएसएसओ। एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इट इज डन बाई एनएसएसओ, या बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू एनएसएसओ, यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये इंडिया का ये है। ठीक है, और ये किसके अंडर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। याद आया, ये कहीं हम लोगों ने पढ़ी थी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। जब आपको याद है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हम लोग कर रहे थे, वो प्रिपेयर करने में कौन काम करता है, ठीक है, एक ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट था, देन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, देन अनदर इज यूएन। याद आया, तो क्या है, ये इसके अंडर काम करता है। तो एनएसएसओ ने एक सर्वे किया इन 2017 एंड 18, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। According to NSSO, working under the Ministry of Statistics and Program Implementation, periodic labor force survey, उन्होंने क्या किया, एक periodic labor force survey के मतलब अपने टर्म पे किया, and according to which labor force participation rate in India is around 36.9%. 36 जो LFPR है कितना है, 36.9%। क्लियर, हाँ, लास्ट तो यही होगा। देन इसमें भी अगर देखा जाए तो रूरल एरियाज में देखा जाए तो रूरल में ये 37% है और अर्बन में ये 36.7% के अराउंड है। क्लियर, कितना है, 36.8, दैट 7 या 8 कह सकते हो। अब इसका मतलब क्या हो रहा है, रूरल एरिया में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन विद रिस्पेक्ट टू अर्बन एरिया। ऐसा क्यों है, एवरेज स्कूलिंग ईयर्स आर, बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं वो यहाँ क्या होता है, यहाँ आप देखोगे 10-12 कर लिया उन्होंने कहा मुझे जॉब करनी है, हो सकता है जल्दी जॉब, जल्दी पढ़ाई छोड़ के जल्दी काम पे जाने लगते हैं, तो क्या हो गया, वो जल्दी से काम करने लगे। देन यहाँ पे विमेन्स पार्टिसिपेशन ज्यादा है, विमेन्स पार्टिसिपेशन इज हाई। क्यों भैया, उनको क्या करना है, उनको जानवर घर में पाले हुए उनको भी देखना है, ठीक है, खेती में भी वो पार्टिसिपेशन
करती है। क्लियर? और क्या है यहां पे, एक चीज और है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। लोगों को तो लग रहा है हम काम कर रहे हैं, बट एक्चुअल क्या है, वो काम नहीं कर रहे। वो एक आदमी का काम था, वो 4 लोग मिलकर कर रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो दीज आर द रीजंस दैट द रूरल एरियाज हैव मोर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। क्लियर? ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया डन। तो लेबर फोर्स क्या होती है? लेबर फोर्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ वर्कर्स प्लस नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड। नंबर ऑफ वर्कर प्लस नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड। ठीक है, अच्छा ये याद रखो, जो हमारे यहां क्या निकालती है, हमारे यहां एनएसएसओ निकालता है। अगर एनएसएसओ की जगह अगर उसने दिया हुआ है आईएलओ ने, यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अकॉर्डिंग टू आईएलओ, तो क्या हो जाएगा? एलएफपीआर मतलब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज इक्वल्स टू फोर्स लेबर फोर्स वन वर्किंग एज पॉपुलेशन। ठीक है, आईएलओ का फॉर्मूला ये है, एनएसएसओ का फॉर्मूला दूसरा है। ठीक है, वर्किंग एज है। हाँ, इसमें क्या किया जाएगा? वर्किंग एज को लिया जाएगा। अगर आईएलओ का डेटा होगा तो ये फॉर्मूला ये होगा। क्लियर है? नहीं, ये नहीं है, इससे ही आ जाएगा। क्लियर? लेबर फोर्स अपॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन, ये बात समझ। अच्छा, अब इसके बाद एक आता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट? हाँ, बेसिकली क्या है कि किसी में कैपेबिलिटी है बहुत ज्यादा, लेकिन काम जो उसको मिला कैसा मिला है? छोटू सा। तो क्या होगा? अपनी एबिलिटी से छोटा काम करेगा तो उसकी इनकम क्या होगी? कम होगी। उसे बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। क्लियर? वरना आप अक्सर आपने सुना होगा बीटेक वाले बेचारे डिलीवरी बॉय काम कर रहे हैं। यस, बीटेक वाले सुना? तो ये क्या है? ये अंडर एम्प्लॉयमेंट है। क्लियर? ये अंडर एम्प्लॉयमेंट है, बिकॉज प्रॉपर इंजीनियर शुड हैव अर्न इनफ अमाउंट। ठीक है, एक अच्छा अमाउंट उसको कमाना चाहिए। भाई उसने इंजीनियरिंग की है, 4 साल अपने दिए हैं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से क्या है? दूसरी जॉब करे, दूसरी जॉब क्या? दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट। दूसरी चीज क्या हो सकती है? अगर एक आदमी को पार्ट टाइम जॉब ही मिल रहा है, फुल टाइम जॉब उसको नहीं मिल रहा है, तो वो भी क्या होगा? वो अंडर एम्प्लॉयमेंट होगा। भाई अगर वो 2 घंटे काम करके 700 रुपए कमाता है, तो अगर सोचो 8 घंटे काम करेगा तो कितना कमाएगा? 28 तो कमाएंगे। हाँ ठीक है, अब 2800 रुपए एक दिन का, समझ रहे हो? 2800 एक दिन का। एक दिन का। ये कौन है? ये कौन कमा रहा है? हम यहाँ पे हैं। दिन का 700 कमा रहा है। 2 घंटे का। 2 घंटे 700 कमा रहा हो। हाँ, अगर हर दिन। जिस दिन जाएंगे। अच्छा, ठीक है, तो क्या समझ रहे हो कि अगर किसी के पास पार्ट टाइम जॉब है, उसको फुल टाइम जॉब नहीं मिल रहा है, वो भी क्या है? अंडर एम्प्लॉयड है। क्लियर? तो दिस इज ऑल वी हैव टू डू टुडे. Tomorrow we will continue from this here.